सो हे गाइस, आज हम बात करने वाले हैं श्रीलंकन क्राइसिस के ऊपर। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे एक उभरती अर्थव्यवस्था की देश कुछ गलत डिसीजन की वजह से बस कुछ ही सालों में ही बर्बाद हो गया। मैं ज्यादा इकोनॉमिकल फिगर्स और टर्म के बगैर एकदम आसान भाषाओं में आपको बताऊंगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। 1948 में आज़ादी मिलने के बाद इस देश की इकोनॉमी उतनी अच्छी तरह ग्रो नहीं कर रहा था जैसे कि दूसरी साउथ एशियन कंट्रीज कर रहा था। लेकिन 20वीं सेंचुरी के आखिर तक आते आते अपनी टी प्रोडक्शन के तहत ये हालात बदलने लगा था। लोगों के पास पैसा आने लगा था और देश की इकोनॉमी को एक पुश मिल गया था ऊपर उठने के लिए। लेकिन फिर देश में सिविल वॉर छिड़ गया और फिर से देश की हालत खराब होता गया। लेकिन आखिरकार 2009 में सिविल वॉर खत्म होने के बाद इस देश की इकोनॉमी एक बार फिर ऊपर की तरफ उठने लगा। इस दौरान देश की जीडीपी करीब 6.4% से हर साल बढ़ रहा था, जो कि एक बहुत ही संतोषजनक बात है। लेकिन ये ज्यादातर नॉन ट्रेडेबल सेक्टर से ही आ रहा था। मतलब लोगों के पास पैसा तो बढ़ रहा था, लेकिन वो पैसा अपने देश में ही व्यापार करके उनको मिल रहा था। यानी श्रीलंका एक्सपोर्ट उतना ज्यादा नहीं कर पा रहा था। इस चीज के लिए वर्ल्ड बैंक ने उन्हें वार्निंग भी दी थी। लेकिन फिर भी उस देश की हर व्यक्ति का सालाना इनकम करीब $3000 के ऊपर चला गया था और गरीबी भी घटकर सिर्फ 4% के आसपास ही आ गई थी। इसीलिए इस देश ने 2009 में वर्ल्ड बैंक के पास अपना स्टेटस लोअर मिडिल इकोनॉमी से सीधा अपर मिडिल इकोनॉमी में शिफ्ट कर दिया। सब कुछ इतना बढ़िया चल रहा था, तो फिर बस कुछ सालों में ही इस देश की इकोनॉमी इतना कैसे गिर गया कि वो देश बैंकरप्ट होने के कगार पे आके खड़ा हो गया। खाने की चीजों के दाम आसमान छूने लगा। पेट्रोल और डीजल लेने के लिए लोगों को लंबी लंबी लाइनें लगाना पड़ रहा है। एक न्यूज में तो ये भी आया है कि एक आदमी पेट्रोल की लाइन में झगड़े के कारण किसी और का मर्डर कर दिया। हालत ऐसी हो गई है कि पेट्रोल पंप की सिक्योरिटी के लिए आर्मी को तैनात करना पड़ा। लोगों के पास पैसा होने के बाद भी खाने की चीज मिलना मुश्किल हो गया है। आखिर ऐसा बदतर हालात बस कुछ ही सालों में कैसे हो गया? श्रीलंका की टूरिज्म इंडस्ट्री एक अहम रोल निभाता है देश की इकोनॉमिक ग्रोथ में। दुनिया भर से लोग यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं, यहाँ की सूदिंग नेचर की वजह से। टूरिस्ट तो इसे प्यार से लोनली आइलैंड भी कहते हैं। यहाँ टूरिज्म इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि टोटल जीडीपी का करीब 10 से 11% यही से आता है। लेकिन कोविड की वजह से ये सिनारियो एकदम से बदल गया। कोविड के चलते जब इंटरनेशनल फ्लाइट्स रद्द कर दी गई बहुत ही देशों में, उसमें उन देश भी शामिल थे जिस देश से ज्यादातर टूरिस्ट इस आइलैंड पे आते थे, जैसे कि इंडिया, यूके और रसिया। और इसीलिए यहाँ की टूरिज्म इंडस्ट्री को एक बड़ा झटका लगा और एकदम से ठप पड़ गया। बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए और गवर्नमेंट के पास फॉरेक्स रिजर्व में भी कमी आ गई। हमारे पेट भरने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? खाना। और वो आता कहाँ से है? खेतीबाड़ी से। और खेतीबाड़ी में केमिकल फर्टिलाइजर का क्या भूमिका है, ये तो सब आपको पता ही है। लेकिन श्रीलंकन गवर्नमेंट ने अचानक एकदम से केमिकल फर्टिलाइजर को बैन कर दिया और उसके बदले ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को हरी सिग्नल दे दिया, जिससे फसलों की प्रोडक्शन आधा ही हो गया। केमिकल फर्टिलाइजर के बदले ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज करना वातावरण के लिए बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन उससे फसल भी कम आएंगे। फिर भी सरकार को ये धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करना चाहिए था, लेकिन सरकार ने इसको एक झटके में ही कर दिया। इसके चलते चावल, चीनी जैसे इन सब की प्राइस आसमान छूने लगी। व्यापारियों ने इन सब चीजों को स्टॉक करना शुरू कर दिया और इससे प्राइस और ज्यादा बढ़ने लगा और लोगों को खाने की सामान मिलना मुश्किल हो गया।
श्रीलंका ने पिछले कुछ सालों में बहुत सारे देशों से इतना लोन ले चुका है कि उससे वो अब चुकता भी नहीं कर सकता। श्रीलंका ने चाइना से ही करीब $6 बिलियन का लोन ले चुका है और उसे ना लौटाने पर अपना एक पोर्ट हम्बनटोटा चाइना को 99 साल के लिए लीज पर देना पड़ा। श्रीलंका ने तो इंडिया और जापान से भी भारी लोन लेके बैठा है, जिसका किस्त भरते भरते उसका फॉरेन रिजर्व खत्म होने को आया। श्रीलंका चीजों के एक्सपोर्ट से ज्यादा इंपोर्ट करता है, लेकिन जब देश में सामानों की कमी आने लगा तो लोगों ने बहुत सारा श्रीलंकन रुपी को बेचकर फॉरेन मनी खरीदने लगा ताकि वो बाहर से चीजों को इंपोर्ट कर सके। इसकी वजह से श्रीलंकन रुपीस की कीमत में और ज्यादा गिरावट आ गई और श्रीलंकन गवर्नमेंट के पास सिर्फ 1.5 बिलियन फॉरेक्स रिजर्व ही बचा रह गया, जो कि 2019 तक करीब $7.5 बिलियन के आसपास था। इसीलिए वहाँ के गवर्नमेंट चाहकर भी जरूरतमंद चीजों का इंपोर्ट नहीं कर सकता और देश में भूखमरी जैसी हालत हो गई है। श्रीलंका हमेशा से ही इंपोर्ट के ऊपर बहुत ही ज्यादा निर्भर करता आया है। ये कंट्री एक्सपोर्ट से ज्यादा चीजें इंपोर्ट करता है। चीनी, दाल, गेहूं, दवाई और भी बहुत सारी चीजें ये कंट्री बाहर से इंपोर्ट करता है और इसीलिए आज फॉरेक्स रिजर्व में कमी की वजह से ये सब चीजें वो इंपोर्ट नहीं कर पा रही है। श्रीलंकन गवर्नमेंट ने पूरा का पूरा ब्लेम उन व्यापारियों के ऊपर डाला है जिन्होंने फूड आइटम्स को स्टॉक किया था और गवर्नमेंट ने आर्मी को उन स्टॉक किए गए फूड आइटम्स को सीज करके जनता में फेयर प्राइस में भी बांटने का ऑर्डर दे दिया। फॉरेक्स रिजर्व को सिर्फ और सिर्फ बहुत ही जरूरी चीजों के इंपोर्ट के लिए ही खर्च करने का ऑर्डर दिया गया। गवर्नमेंट ने रिजर्व में रखी हुई बहुत सारा सोने को भी बेच दिया। IMF से लोन लेने की भी अर्जी दाखिल कर दिया। केमिकल फर्टिलाइजर के ऊपर बैन भी हटा दिया गया और व्यापारियों को बाहर से इंपोर्ट करने के लिए 200 श्रीलंकन रुपीस पर डॉलर के एक्सचेंज रेट के ऊपर जाने का परमिशन रद्द कर दिया गया। व्यापारियों से फूड आइटम्स सीज करने की वजह से वो लोग और सामानों को मार्केट में लाने से डर सकते हैं और पैसे की कमी भी पड़ सकती है, जिससे मार्केट में फूड आइटम्स की कमी होने के और आसार बढ़ेंगे और प्राइस भी और ज्यादा बढ़ेगा। व्यापारियों को 200 श्रीलंकन रुपीस पर डॉलर के एक्सचेंज रेट दे देने की वजह से वो चाहते हुए भी सामान इंपोर्ट नहीं कर सकते, जिससे मुश्किल और ज्यादा बढ़ सकती है। लेकिन ये सब आखिर असम्पशंस ही है। आखिरकार क्या होता है उस पे तो सबकी नजर बनी रहेगी। श्रीलंकन गवर्नमेंट ने चाइना से करीब 2.5 बिलियन US$ की एक और इमरजेंसी लोन मांगा है। इसका मतलब श्रीलंका के ऊपर चाइना का प्रभाव और ज्यादा बढ़ेगा, जो कि इंडिया के लिए एक खतरे की घंटी है। रिंग्स ऑफ पर्ल्स के तहत चाइना हमेशा से ही चाहता है कि पूरे श्रीलंका में उसका ही प्रभाव रहे और इस घटना के बाद वो उसकी ओर एक कदम और बढ़ा रहा है। रिंग्स ऑफ पर्ल्स आखिर क्या होता है, इसके ऊपर हम एक वीडियो जरूर लाएंगे। तो इंडिया हमेशा से चाइना के मंसूबे पर पानी फिरता आया है और इस बार भी इंडिया आगे क्या क्या स्टेप लेता है उसके ऊपर सबका नजर रहेगा। हालांकि इंडिया श्रीलंका से बस कुछ ही चीजों को इंपोर्ट करता है तो इससे इंडियन इकोनॉमी में कुछ ज्यादा फर्क नहीं आएगा, लेकिन श्रीलंका एक बड़ा ट्रांसशिपमेंट हब है, उसका इस्तेमाल इंडिया भरपूर करता है। हमारे पास बंदरगाहों की कमी की वजह से हम श्रीलंका के बंदरगाहों को यूज करते आए हैं। हमारे करीब 48% ट्रांसपोर्टेशन को वही हैंडल किया जाता है। अभी श्रीलंकन क्राइसिस के बाद वहां लेबर की कमी की वजह से और ट्रांसपोर्ट व्हीकल की कमी की वजह से इंडिया के व्यापार भी धीमी चल रहा है। वहां कार्गो की लंबी लाइनें लगी हुई है, जो कब अपने डेस्टिनेशन में पहुंचेगा किसी को नहीं पता और इसका सीधा असर हमारी इकोनॉमी के ऊपर पड़ेगा। इसके अलावा इंडिया वहां पे बहुत सारे सेक्टर में इन्वेस्ट भी कर चुका है, जो कि आज डूबता हुआ दिख रहा है। ये इतना भी खराब नहीं है इंडियन इकोनॉमी के लिए, लेकिन इंडियन इकोनॉमी के लिए एक थ्रेट जरूर है।
बीते कुछ दशकों में इंडिया ने बहुत सारा पॉलिटिकल क्राइसिस देखा है और उसकी वजह से आने वाली रिफ्यूजीज प्रॉब्लम को भी झेला है। यहाँ पे फिर वही चीज होने को दिख रहा है जैसे कि श्रीलंकन सिविल वॉर के दौरान देखा गया था। दो देशों में ही तमिल कम्युनिटी के लोग बसते हैं। इसकी वजह से बहुत सारा श्रीलंकन्स इंडिया पे आएंगे और फिर से इंडिया को वो रिफ्यूजी की प्रॉब्लम से जूझना पड़ेगा। इस क्राइसिस के चलते हालात ऐसे हो गए हैं कि फिर से यहाँ पे रेबल ग्रुप्स खड़ा हो सकता है और श्रीलंका में फिर से सिविल वॉर छिड़ सकता है और इसका सीधा असर इंडिया के ऊपर भी पड़ेगा। श्रीलंका के सबसे ज़्यादा करीब पड़ोसी इंडिया ही है, इसीलिए जब भी कभी वो मुश्किल में पड़ेगा इंडिया को मानवता के खातिर उसे खाना, मेडिसिन और एसेंशियल चीज़ों से उसकी मदद करना पड़ेगा, जो कि इंडियन कल्चर में एक आम बात है। हम तो मुश्किल के वक्त दुश्मन को भी हेल्प करते हैं, ये तो फिर भी हमारा पड़ोसी है, लेकिन इसका सीधा असर हमारे इकोनॉमी में भी पड़ेगा। आखिर में हम यही कहना चाहेंगे, श्रीलंका में जो कुछ भी हो रहा है ये जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, वहाँ की जनता को फिर से एक सहूलियत मिले। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को ज़रूर से लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। जल्द ही एक नया टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होंगी। इजाज़त चाहेंगे। नमस्कार।